हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एलसीएम एचसीएफ की हमारी थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ में जो मेनली डिफरेंस होता है उसको देखेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन करते टाइम एग्जैक्टली अंतर कर सकें कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एलसीएम का है या एचसीएफ का है। कभी जब एग्जाम्स में ये कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसका है, इस वजह से आज हम एलसीएम और एचसीएफ में जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको डिफरेंस के फॉर्म में उनको देखने वाले हैं। और फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं जिन पर डायरेक्टली बेस्ड इन पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। और थर्ड, हम दशमलव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किए जाते हैं ये देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। तो एलसीएम में जो होता है, जिन जिन चीजों का जिक्र किया जाता है एलसीएम में, वो कहते हैं छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या बोला गया होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो किसकी बात है की जा रही है, एलसीएम की बात की जा रही है। और अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो फिर वो जो क्वेश्चन है वो किसका है, किससे रिलेटेड होगा, एचसीएफ से। एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक से। एलसीएम में न्यूनतम संख्या की बात करते हैं, ठीक है, न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या की बात की जाती है। और एचसीएफ में महत्तम संख्या, महत्तम संख्या का जिक्र किया जाएगा तो वो क्वेश्चन कहाँ का हो जाएगा, हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो एलसीएम होता है, वो एलसीएम जो संख्या होती है वो देखने में बड़ी होती है, देखने में बड़ी होती है और बोलने में छोटी होती है। बोलेंगे तो बोलेंगे छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या, ठीक है। और जो ऐसे ही एचसीएफ होता है, वो एचसीएफ में क्या होता है, देखने में छोटी होती है और बोलने में बड़ी, बोलने में बड़ी से बड़ी, ठीक, इस तरीके से होता है। और एक और जो मेन डिफरेंस होता है एलसीएम में और एचसीएफ में, क्या कि एलसीएम वो होता है जिसमें भाग दिया जा सके। एलसीएम में क्या होता है, जिसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जिसमें, जिसमें भाग दिया जा सके, वो होता है हमारा एलसीएम। और जिससे भाग दिया जा सके, जिससे भाग दिया जा सके, वो होता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो जो मेनली डिफरेंस है वो एलसीएम और एचसीएफ में, कभी जब क्वेश्चंस जो है ना वो डायरेक्टली क्लिक नहीं हो पाता है हमारे माइंड में कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड है। तो अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी या न्यूनतम संख्या की बात की जाएगी, या देखने में बड़ी होती है, बोलने में छोटी होती है, और या फिर उसमें लिखा हो जिसमें भाग दिया जा सके, तो इनमें से अगर कोई भी इनसे रिलेटेड वर्ड है तो वो क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, एलसीएम से रिलेटेड होता है। और एचसीएफ वाले में बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है या फिर महत्तम संख्या का जिक्र किया जाता है। और जो एचसीएफ निकलता है वो देखने में छोटी होती है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो बोलने में बोलते हैं बड़ी से बड़ी। और जिससे भाग दिया जा सके, जो भी संख्या है उसका भाग सभी में चला जाए तो वो होती है हमारी एचसीएफ, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। ये मेनली डिफरेंस होता है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस में। अब एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, दो लगातार या फिर उन्हीं को क्या बोल सकते हैं हम, क्रमागत संख्याओं का लासा सदैव उनका गुणनफल तथा मासा सदैव एक होता है। मतलब कि अगर लगातार संख्याएं हैं, जैसे 2 3 4 5 ऐसे कोई सी भी दो लगातार संख्याएं हों, तो उन लगातार संख्याओं का लासा सदैव उनका गुणनफल होता है। मतलब कि अगर हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो उनका क्या होता है, आपस में गुणा कर दो, वही लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। और मासा सदैव एक होता है, ठीक है। हमेशा जो मासा होगा, मतलब कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, वो क्या होता है, एक होता है। और लासा क्या होता है, गुणनफल, किनका, दो लगातार संख्याओं का। सेकंड पॉइंट है,
दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव एक होता है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं हम ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें खुद के और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई सी भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 3 हो गई, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं और उनका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो महत्तम समापवर्तक सदैव क्या आएगा? उनका एक आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पर कुछ एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो उनको भी देखेंगे हम लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक सदैव उनके महत्तम समापवर्तक से विभाजित होता है। मतलब कि यदि हमको कोई सा भी प्रश्न दिया हुआ है और उनका हमको लासा और मासा में अगर हम कुछ रिलेशन देखें, तो दोनों संख्याओं का जब हम लासा निकालेंगे तो उनमें उनके मासा का हमेशा भाग जाएगा। ठीक है, तो यदि किन्हीं भी संख्याओं का लासा है तो उनके लासा में उन संख्याओं का मासा का भाग हमेशा जाता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है। तो ये मेनली 3 पॉइंट थे जो हमें पता होने चाहिए। अब हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 12 व 13 का एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। अब जो 12 और 13 है, 12 और 13 क्या है? हमारी लगातार संख्याएं हैं, मतलब कि क्रमागत संख्या है। तो इसी से पहले हमने अभी देखा था फर्स्ट पॉइंट में कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम क्या होता है? उन्हीं का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 12 3 36 का 6, 3 12 1 12 3 15, 156, 156 ये हो जाएगा हमारा 12 और 13 का एलसीएम। एचसीएफ क्या होता था? कोई भी दो लगातार संख्याएं अगर है हमारे पास क्रमागत संख्याएं, तो उनका एचसीएफ सदैव क्या होता है? एक। मतलब 12 और 13 का, 12 और 13 लगातार संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एलसीएम हमें कितना दे दिया है? 60, तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका एचसीएफ नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है मतलब कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी संख्या इनका एचसीएफ नहीं हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली कोई ना कोई के एग्जाम में, कोई ना कोई से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा जो सेकंड लास्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, वो काम में आ जाएगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किन्हीं भी संख्याओं का अगर लासा हमारे पास में है, एलसीएम है, तो उन्हीं संख्याओं का जो मासा होगा, मासा से वो लासा सदैव विभाजित होता है। मतलब कि उनका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का हमेशा एलसीएम में भाग जाएगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या इनका एचसीएफ नहीं हो सकती है, मतलब कौन सी संख्या इनका मासा नहीं हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या अपना 15। 15 क्या मासा हो सकती है क्या? 15 का भाग 60 में दिया जा सकता है, मतलब कि 15 उन संख्याओं का मासा हो सकती है। ऐसे ही बी ऑप्शन है 12, तो 12 भी मासा हो सकती है क्योंकि 12 का भाग भी 60 में जा रहा है। ठीक है, 6 भी हो सकती है। हाँ, लेकिन जो 13 है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है जो 13, वो हमारा उन दोनों संख्याओं का मासा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्याओं का मासा हो उसका भाग हमेशा लासा में जाता है, लेकिन 13 का भाग 60 में नहीं जाएगा। तो कौन सी संख्या मासा नहीं हो सकती है? 13। 15 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का भाग इनके लासा में जा रहा है। तो लासा में भाग जा रहा है मतलब मासा हो सकती है, और जिस संख्या का भाग लासा में नहीं जाएगा तो वो उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती। अब देखते हैं हम दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, मतलब कि दशमलव संख्याएं जो होती हैं जिनमें दशमलव लगा होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहले हम तीनों स्टेप्स देखने वाले हैं, फिर इन पर बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट क्या रहता है? फर्स्ट सबसे पहले दी गई संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर शून्य बढ़ाकर अंकों की संख्या समान कर लेते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी संख्या दी होंगी जिनमें कि 0.1 अंक बाद दिया होगा,
कुछ ऐसी संख्या दी होंगी जिसमें 0.2 अंकों बाद दिया होगा या 3 अंकों बाद दिया होगा। तो पहली स्टेप क्या रहती है कि दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उन सभी अंकों को हम समान बना लेते हैं, मतलब 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। उसके लिए जहां भी जरूरत पड़ती है हम क्या बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई कि दशमलव के बाद में सभी के अंक क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। 2 अंक हैं, 3 अंक हैं, जो भी, 0 बढ़ा करके। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या रहती है, दशमलव को छोड़कर सभी संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। जो भी हमें निकालना होता है एलसीएम या एचसीएफ वो हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या करके, हम उस दशमलव को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और दशमलव भूलने के बाद जो संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। एट लास्ट जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आता है, ठीक है, अब वही आंसर तो हम दे नहीं सकते क्योंकि दशमलव संख्याओं वाला क्वेश्चन था, तो उसी एलसीएम एचसीएफ जो आंसर आया है उसी में सभी संख्याओं के समान दशमलव लगाते हैं। मतलब कि और जो संख्याओं में जितने अंकों के बाद में दशमलव होती है उतने अंकों के बाद में दशमलव, आंसर जो आता है हमारा एलसीएम एचसीएफ उसमें लगा देते हैं और वही हमारा फाइनल आंसर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 है और 1.25, इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं हमें। तो 1 बाय 1 करके अपन लोग देखेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या दे रखी हैं उस संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर बनाते हैं। इसमें दशमलव के बाद में 2 अंक दे रखे हैं और इसमें दशमलव के बाद कितना दे रखा है, 1 अंक दे रखा है। तो इसमें अगर हमें दोनों बराबर बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 1.2 है हमारा, इसमें एक 0 बढ़ा देंगे तो इसमें भी दशमलव के दाएं तरफ कितने अंक हो गए, 2, और इसमें तो ऑलरेडी दशमलव के दाएं तरफ कितने अंक दे रखे हैं, 2। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप क्या बोलती कि भाई दशमलव को भूल जाएं और हम जो संख्या दे रखी हैं उनके हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका दशमलव अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 और ये हो जाएगा हमारा 125। अब 120 और 125 है तो 120 और 125 का हम क्या निकाल ले रहे हैं, एलसीएम। ठीक है, तो 120 और 125 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को हम डायरेक्टली रख लेंगे, 125 ये और ये, और क्या करते हैं, काटते जाते हैं। अब तो सबसे पहले 2 से ही काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 और ये 125 एज इट इज रहेगा। फिर से हम 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये 125 एज इट इज रहेगा। फिर से 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 15 बार, और ये 125 एज इट इज रहेगा। अब हमारा 2 से नहीं कटेगा तो इस बार अब हम किससे काटेंगे इसको, 3 से। 3 से इसको काटेंगे तो 5 15, लेकिन ये 125 3 से नहीं कटेगा तो उसको हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा तो अब काटेंगे हम इसको 5 से, 5 एकम 5, 25 पंजे 125। ठीक है, फिर से हम इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, तो ये 5 बार कटेगा और फिर से इसको एक बार और 5 से काटेंगे तो ये एक बार कट जाएगा। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, 5 25, 25 पंजे 125, 125 दिया, 125 दिया हो जाएगा हमारा 375 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब कि 375 और कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें इसमें, 8 का। तो 8 तिया 24 और ये हो जाएगा अपना कितना, 8 45 का 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60 का फिर 0 6, 8 तिया 24 और 6 30, मतलब कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, अब 3000 होगा और हमें क्या करना है भाई, 3000 अगर हमारी 120 और 125 दिया होता तो हमारा एलसीएम कितना आ जाता, 3000 आ जाता, लेकिन हमें तो दशमलव संख्या दे रखी है तो जो हमारा आंसर होगा उनका लासा होगा वो कितना हो जाएगा, 30, और कितने के बाद में दशमलव लगाना है, पीछे से 2 अंकों के बाद। तो पीछे से 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे यहाँ। ठीक है, और ये अब दशमलव के बाद की संख्याओं की कोई वैल्यू नहीं होती है, दशमलव के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उन दोनों 0 हटा देंगे और एट लास्ट जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारा कितना, 30। ये किसका एलसीएम आएगा, ये आएगा 1.2 और 1.25 का। ठीक, इसी तरीके से हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ भी निकाल लेंगे। ठीक है, एचसीएफ यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ निकाल लेंगे हम 120 और 125 का एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, दोनों को भाग विधि से ही कर देंगे हम, 125 ये ले लिया हमने और ये ले लिया। अब
एचसीएफ में क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक में उस संख्या का भाग लगाते हैं जिसमें दोनों में जाना चाहिए, उसी से काटते हैं। ठीक है, तो 2 से दोनों नहीं कटेंगे, तो 3 से भी दोनों नहीं कटेंगे, तो डायरेक्ट किससे काटना पड़ेगा हमें, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 25 पंजे 125। अब इसको और किसी संख्या से नहीं काटा जा सकता दोनों को, मतलब दोनों का जो एचसीएफ है, तो दोनों का एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 5। 120 और 125 का एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 5। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो है 1.2 और 1.25, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये 2 अंकों बाद में क्या लगानी पड़ेगी, दशमलव लगानी पड़ेगी। अब पीछे से 2 अंकों बाद दशमलव लगानी है, लेकिन हमारा तो 5 अकेला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अंक बनाएंगे। 2 अंक बनाने के लिए इस 5 के आगे क्या लगा देंगे, एक शून्य लगा देंगे, 0। ठीक है, अब 2 अंक बन गए, अब पीछे से 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे, एक एक्स्ट्रा में ये 0 लगा देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये जो एचसीएफ है ये किसका एचसीएफ होगा हमारा, 1.2 और 1.25 का। ठीक है, तो जो एलसीएम है वो एलसीएम आ गया है हमारा कितना, 30। ठीक है, और जो एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 0.05। तो इस तरीके से किन्हीं भी दशमलव वाली संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.08, 0.36 है ना, और 0.9 का जीसीडी फाइंड करना हमें, जीसीडी। अब जीसीडी का मीन्स क्या होता है, जीसीडी जो होता है वो, जीसीडी हम एचसीएफ को ही बोलते हैं। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जैसे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ऐसे जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और इसका मतलब भी क्या होता है, एचसीएफ ही होता है, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। मतलब कि हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले इन संख्याओं के जो दशमलव अंक दे रखे हैं, दशमलव को क्या करेंगे, समान अंक बना लेंगे। मतलब कि इसमें 2 के बाद में दशमलव है, इसमें 2 के बाद दशमलव है, इसमें 1 के बाद दशमलव है, तो इसमें भी हम उसको भी 2 के बाद में लिख लेंगे। कैसे, 1.08, ये 0.36, और ये हो जाएगा हमारा 0.9 है, और एक 0 और हम बढ़ा देंगे, तो ये भी 2 के बाद, ये भी 2 के बाद, और ये भी 2 के बाद। ठीक है, तो ये तो हमारे दशमलव वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इन सभी संख्याओं के दशमलव को भूल जाते हैं, और फिर जो निकालने को बोला है वो इनका निकाल देते हैं। मतलब कि अभी हम इन दशमलव को भूल जाएंगे इन संख्याओं को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा हमारा 36, और ये हो जाएगा 90। अब ये 3 संख्याएं मिल गई हैं। अब हमें इनका जीसीडी निकालना, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है ना, इसका मतलब भी महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, हाँ, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक तो आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कि हम बिल्कुल देखते इसको बता सकते हैं कि भाई इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, महत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए। बड़ी से बड़ी संख्या हमें देखनी है। 36 का भाग तो सभी में नहीं जाएगा, लेकिन 18 का भाग, 18 छिक्का 108, 18 दूनी 36, और 18 पंजे 90, इस तरीके से क्लिक करके हो जाएगा। अभी जो बिगिनर्स हैं आप लोगों में से, उनको हो सकता है कि नहीं आ रहा हो ये समझने की डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए हम बिल्कुल अभी बेसिकली कर रहे हैं, और ये सब हमारी प्रैक्टिस से होगा। जब हम थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमको ये मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ा करेगी, और हम डायरेक्टली ऑप्शन में उठा लेंगे। लेकिन कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं होती है। हमेशा किसी भी एग्जाम्स में अगर हमको अच्छे से तैयारी करनी है उसकी, तो हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, मेहनत कर लोगे तो, प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बनने लगेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में जो लोग हों तो उनको मन में ये बिल्कुल नहीं रखना है कि हम इन क्वेश्चनों को इतने टाइम ले लेंगे तो फिर हमारे और एग्जाम्स और क्वेश्चनों का क्या होगा एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम बिल्कुल बेसिकली सीख रहे हैं, सीखने के बाद ही हम प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे।
करेंगे। हर एक स्टेप रहती है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अगर हमको क्रैक करना है तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बेसिक हमें आना चाहिए, फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो खुद के कॉन्सेप्ट बनेंगे। फिर इसके बाद में एक बार जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उससे हमारी स्पीड बढ़ती है। और फिर जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बहुत से टाइम पे हमें जो बेसिक मेथड्स हमने अभी पढ़ी हुई हैं उनको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए करते हैं, इसका लगाते हैं हम लोग। इसको एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तीनों को एक लाइन में रख लिया, अब डायरेक्टली इनका निकाल देंगे। तो सबसे पहले उस संख्या से भाग लगाते हैं जिसका भाग सभी में चला जाए। तो 2 का चला जाएगा, 2 से दे देते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ऐसे ही 18 दूनी 36, और इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, 45 दूनी 90 होता है। अब 2 का भाग सभी में नहीं जाएगा क्योंकि इन दो में तो चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो अब हम देंगे 3 से। 3 से देंगे तो ये 18 बार, 18 तिया 54, ये तीछिंग 18, और ये 15 ती 45। ठीक है, फिर से 3 से एक बार और चला जाएगा तो 3 से दे देंगे, क्या आएगा तीछिंग 18, फिर 3 दूनी 6, और ये ती पांचे 15। अब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिससे हम इन तीनों में भाग दे सकें। तो एट लास्ट हमारा जो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 और 9 दूनी 18। अब 18 तो आ जाएगा, ठीक है, 18 तो आ गया, लेकिन जो अभी दशमलव लगाना पड़ेगा हमें। तो दशमलव हमें कितने अंकों बाद में लगाना है, सभी में 2 अंक के बाद में दशमलव लगा है, मतलब पीछे से 2 अंक गिन के, और यहाँ क्या लगा देंगे हम, दशमलव। और इस पॉइंट के यहाँ पे एक्स्ट्रा में सपोर्ट में क्या लगा दिया जाता है, 0। तो 0.18 है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.75 है, 5.6 और 7 का हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, मतलब कि एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी वही है कि दशमलव के बाद के अंकों को हमें क्या बनाना है, समान बनाना है। ठीक है, अंकों की संख्या को समान बनाना है। 1.75 मतलब ये दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, इसके बाद दशमलव के बाद में 1 अंक है, और इसके पास तो दशमलव भी नहीं है, और फिर उसके बाद में अंक नहीं है। लेकिन हमें तो दशमलव के बाद में समान अंक बनाने पड़ेंगे, तो इसके पास 2 हैं, 1.75 ये, और ये वाला हमारा क्या है 5.6 है, तो इसके पीछे हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, तो इसमें भी दशमलव के बाद में 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 7 है, तो 7 के पीछे दशमलव लगा देंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, 2, तो इसलिए हम इसके पीछे कितने 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों संख्याओं के जो दशमलव के बाद के अंक हैं उनकी संख्या को बराबर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके दशमलव को भूल जाएंगे। दशमलव जब हम भूल जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 175, ये हो जाएगा हमारा 560, और ये हो जाएगा हमारा 700। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इनका निकालना है हमें एचसीएफ, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। तो डायरेक्टली हम भाग विधि लगा देते हैं इसमें, तो उस संख्या से काटते हैं जिसका भाग सभी में चला जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली 2 का भाग इन 2 में तो जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, तो अब डायरेक्टली किससे जाएगा, 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो 5 तेरी 15, कितना बचेगा 2, तो 5 5 25। ऐसे ही इधर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10। ऐसे ही 14 पंजे 70 होता है, तो 14 बार चला जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 से चला गया। अब फिर से हमारा 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 112 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो 6 का तो जाना नहीं है। 7 से, क्या 7 से भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 7 से अगर हम देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35। ठीक है, और ये 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचेगा कितना 4, तो 7 छिंग 42। ठीक है, और फिर ये 7 दूनी 14 और 0। अब ऐसी कोई सी भी संख्या हमें नहीं दिख रही है कि जिससे हम इन तीनों में भाग दे सकें। ठीक है, तो एट लास्ट हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 7 गुणा 5, मतलब 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब 35 तो एलसीएम कब आता है, जब हमें संख्या क्या दे रखी होती, 175, 560 और 700, लेकिन हमें तो दशमलव वाली संख्याओं का आंसर देना है। तो दशमलव हमारी सभी में कितने के बाद में है, 2 अंकों बाद है, तो पीछे से हम 2 अंक के बाद में क्या लगा देंगे, दशमलव, और ये हमारा 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
0.45, 2.7, 1.5, इन तीनों का हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि एलसीएम। तो एलसीएम निकालें चाहे एचसीएफ निकालें, दशमलव वाली संख्याओं में हमें सबसे पहले दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को समान करना है। ठीक है, तो ये है 0.45, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे। 2.7 है, 2.7 को हम क्या करेंगे, एक दशमलव जीरो बढ़ाना पड़ेगा दशमलव के बाद में, तो एक ये जीरो बढ़ा दी, 2 अंक इसमें भी हो गए हैं, और 1.5 है, और दशमलव के बाद में हमें कितने अंक चाहिए, 2, तो एक जीरो ये बढ़ा दी, तो ये भी हमारे पास कितने अंक हो गए, 2। अब तीनों संख्याओं में हमारे दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन सबके दशमलव को हटा देंगे। इसका दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 0 आगे जाएगा और 45। लेकिन कभी भी आगे अगर संख्या में 0 दे रखी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब इसका हमारा क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 270। पीछे वाली 0 नहीं हटा सकते, आगे वाले 0 को आप हटा सकते हो, क्योंकि 45 या फिर उसके आगे 045 लगा हो, बात बराबर है। ऐसे ही इसमें ये इसको दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 150। अब इन तीनों संख्याओं का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इनको एक बिल्कुल लाइन में रखी हुई है, इनमें हम लगा देंगे एलसीएम निकालने की हमारी भाग विधि है जो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे देंगे, 2 से देंगे। 45 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, इसमें चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ऐसे ही इसको काटेंगे तो 2 साते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, लेकिन 3 से चला जाएगा, तो अब हम किससे देंगे, 3 से। याद रखें हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, और एलसीएम में हम उस संख्या से भाग देते हैं जिसका भाग किसी भी एक में भी चला जाए। ठीक है, जब तक किसी भी एक संख्या में भाग जा रहा है तब तक हम उससे देते रहते हैं। 3 का भाग देंगे तो 15 ती 45, इसको काटा जा सकता है क्या 3 से, बिल्कुल, 3 चौके 12 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 पांचे 15। ऐसे ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 बार कट जाएगा। फिर से 3 से काटा जा सकता है, तो फिर से हम 3 से काट देंगे, इसको 3 से काटेंगे तो 3 पांचे 15, ये हो जाएगा 15 ती 45, और ये 25 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर से एक बार और हम अभी 3 से काट देंगे इसको, क्योंकि 15 है तो 5 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 15 कट जाएगा, 3 पांचे 15 और 25 नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम काटेंगे इसको किससे, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5 पचम 25। फिर से हम इसको 5 से ले लेंगे, तो फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 5 एकम 5। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कट गया है, और ये जो गुणनखंड आ गए हैं हमारे ये फैक्टर, बस इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 25 तिया 75, और इनका कर लेते हैं 3 दूनी 6 और 6 तिरी 18, मतलब कि 75 और 18 का गुणा हमें करना है। तो अगर हम 75 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 का 0 हासिल का 9, 18 सत्ते होता है आपका 126, और 9 हो जाएगा आपका 135। तो इनका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा हमारा 1350। लेकिन 1350 तो कब, एलसीएम आएगा 1350। अब 1350 तो कब आता, जब हमारे ये तीनों संख्याएं ये दे होती 45, 270 और 150, लेकिन हमारे पास में दशमलव वाली संख्या है, और दशमलव हमें कितने अंकों के बाद में लगाना है, पीछे से 2 अंकों बाद लगाना है, इसलिए पीछे से 2 अंकों बाद हम लगा देंगे दशमलव। अच्छा, दशमलव के बाद में अगर लास्ट में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कि एट लास्ट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13.5। और इसी के साथ ही ये हमारे जो दशमलव पर जो दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है,